जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन की आज की कड़ी में मैं चंचल करती हूं आप सभी का स्वागत। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे आम जीवन में कई बार जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो हमारे मुंह से अक्सर निकल जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मगर ये दाल हमारी थाली तक पहुंच सके, इसके लिए हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं। आज कृषि दर्शन में हम बात करेंगे खरीफ दलहन की, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कंप्यूटर मांझा है किसानों के लिए वरदान, खाद बीज में गड़बड़ी रोकने के लिए अब ऑनलाइन सैंपलिंग, सही जानकारी और सही तरीके से ही होगा बेहतर उत्पादन, और पानी की किल्लत वाले राज्यों के लिए धान की 4 किस्में हुई विकसित। कंप्यूटर मांझा उन किसानों के लिए उपयोगी हैं जो अपने खेत उबड़ खाबड़ होने से परेशान हैं। असमतल खेत में एक कोने में पानी ज्यादा भरने और दूसरे कोने में पानी न ठहरने की वजह से फसलें सूख जाती हैं। ऐसे में कंप्यूटर मांझा का इस्तेमाल कर किसान मालामाल हो रहे हैं। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि साधारण मांझे से खेत पूरी तरह समतल नहीं हो पाता, जबकि कंप्यूटर मांझे से पूरा खेत एकसार समतल हो जाता है। परिणाम स्वरूप पूरे खेत की फसल को समान रूप से पानी मिल जाता है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में सुविधा रहती है और उपज में भी बढ़ोतरी होती है। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर मांझा नाम से मशहूर लेजर लैंड लेवलर का एक हिस्सा, जिसे लेजर ट्रांसमीटर कहते हैं, उसको खेत के एक कोने में तिपाई के ऊपर लगा दिया जाता है। इस मशीन का दूसरा हिस्सा ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है और ट्रैक्टर में कंप्यूटर की तरह की मशीन लगा दी जाती है, जिससे यह तिपाई वाली मशीन लेजर यानी किरणों के माध्यम से कमांड देती रहती है। ये लेजर ट्रांसमीटर पूरे खेत की निगरानी करके ट्रैक्टर पर लगी मशीन को बताता रहता है कि खेत कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है। यह कंप्यूटर सिस्टम तब तक अपना काम करता है जब तक खेत पूरी तरह समतल न हो जाए। निजी विक्रेताओं की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने खाद, बीज और कीटनाशक की सैंपलिंग में बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश भर में जांच अधिकारियों द्वारा राज किसान पोर्टल पर बिक्री काउंटर पर लिए जाने वाले सैंपलिंग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीकर के कृषि उपनिदेशक राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि इसके तहत अब विक्रेता को सैंपलिंग का वीडियो भी अपलोड करना होगा, ताकि विक्रेता विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर गड़बड़ी नहीं कर सकें। बिक्री काउंटर से लिए गए सभी नमूनों की जांच के लिए ऑनलाइन ही जांच अधिकारी को लैब का आवंटन होगा। नई व्यवस्था के तहत जांच अधिकारी को संबंधित काउंटर पर बिक्री किए जाने वाले सभी तरह के खाद, बीज, कीटनाशक और उर्वरकों के नमूने लेने होंगे। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था सरकार द्वारा प्रदेश भर में तत्काल प्रभाव से खरीफ सीजन में लिए जाने वाले खाद, बीज के नमूनों के लिए लागू की गई है। उल्लेखनीय है कि अब तक विभाग द्वारा आवंटित नमूनों की ही अधिकारियों को जांच करानी होती थी। लैब का चयन भी जांच अधिकारी स्वयं करते थे। ऐसी स्थिति में खाद, बीज की सैंपलिंग में गड़बड़ी होने की पूरी संभावना रहती थी। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने खजूर की खेती करने वाले किसानों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए आदर्श परिस्थितियों में पर्याप्त जानकारी रखने की सलाह दी है, ताकि किसान अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने किसानों के साथ जानकारी साझा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्र के किसान खजूर की खेती को व्यवसाय के तौर पर कर रहे हैं।
और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। बावजूद इसके कई किसान खजूर की खेती के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलने के कारण खजूर की खेती सही तरीके से नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि गत दशकों में भारतीय प्रशासन ने काफी प्रयास किए हैं, जिसके तहत खजूर की खेती के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। देश में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और केरला खजूर के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। केंद्र के कृषि मौसम अन्वेषक नरसी राम भील ने बताया कि खजूर की खेती करते समय खजूर के पौधों को अधिक तापमान की जरूरत होती है। इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार और अच्छी उपज के लिए अच्छे निकास वाली गहरी रेतीली दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 7.8 हो, उचित रहती है। उन्होंने बताया कि जिस मिट्टी की 2 मीटर नीचे तक सतह सख्त हो, उस मिट्टी में उगाने से परहेज करें। निरंतर गिरते जल स्तर और पानी की किल्लत को ध्यान में रखते हुए भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने चावल की 4 नवीन किस्में विकसित की हैं, जो कम पानी में बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हैं। इन किस्मों के संबंध में ICAR के निदेशक ने बताया कि जीवाणु रोग और संक्रमण के कारण बेहतरीन चावल का दाना भी प्रभावित हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए ही भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान ने चावल की 4 किस्में विकसित की हैं। आज जहां कई राज्यों में किसान पानी की किल्लत को देखते हुए चावल की खेती से दूरी बना रहे हैं, उनके लिए ये किस्में वरदान से कम साबित नहीं होगी। कम पानी में चावल की खेती करने के उद्देश्य से ये चारों किस्में काफ़ी अच्छी हैं। उन्होंने बताया कि चावल की ये 4 किस्में DRR धान 53, DRR धान 54, DRR धान 55 और DRR धान 56 निश्चित रूप से देश में चावल के उत्पादन को स्थिर करेंगी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं खरीफ दलहन की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर OP खेदड़। दलहनी फसलों की उन्नत खेती के लिए हमें मोटी मोटी जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है बीज। क्योंकि बीज के ऊपर ही सारी खेती है। अगर हम टिकाऊ खेती की बात करें तो उसमें बीज ही ऐसा इनपुट है जो कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है और सबसे कम उसमें लागत लगती है। अगर बीज सही है तब ही खेती को हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि अच्छी किस्म का और अच्छा क्वालिटी बीज लें और उसी को काम में लें। जहाँ तक दलहनी फसलों का सवाल है, दलहनी फसलें ये फोटोसेंसिटिव, यानी कि इन पर पूरे दिन की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो और तापमान का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हर दलहनी फसल और हर किस्म को एक निश्चित तापमान और निश्चित लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो उसको नहीं मिली तो उनमें फूल नहीं आएंगे और न ही फलियां बनेंगी। इसलिए बीज लेने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि या तो अच्छी जगह से विश्वास पात्र जो भी स्रोत है वहाँ से बीज लें, या अगर बीज लें तो उसमें ये ध्यान रखें कि उस बीज का उत्पादन राजस्थान में ही हुआ हो। क्योंकि अगर वो किस्म या वो जो क्रॉप है वो अगर सही नहीं है, वो यहाँ के वातावरण में सूटेबल नहीं है, तो उसमें न फूल बनेंगे और न ही फलियाँ लगेंगी। तो ये किसान भाई हमेशा याद रखें। तो अच्छी किस्म और अच्छा बीज लें उसके साथ में। दूसरी बात मुख्य जो आती है, बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज उपचार चाहे दलहनी फसल नहीं कोई भी फसल हो, उसमें बीज उपचार अवश्य करें। जहाँ तक दलहनी फसलों का सवाल है, उसमें बाविस्टिन, कैप्टान या थायराम, अगर बाविस्टिन लेते हैं तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज
और थायराम लेते हैं तो 3 ग्राम प्रति किलो बीज, या कैप्टान लेते हैं तो 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें और उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। इसके साथ में ही राइजोबियम कल्चर और पीएसबी और पीजीपीआर ये कल्चर आते हैं, उनको भी उपयोग में लाएं। प्रति बीघा 150 ग्राम कल्चर हमें काम में लेना है, या हेक्टर की बात करें तो 600 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जितना भी बीज लगता है, चाहे आपका किसी भी फसल का हो, चाहे मूंग का हो, चाहे उड़द का हो, चाहे चने का हो, उसके हिसाब से उपचारित करना है। बीज उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं और गुड़ का उसमें सॉल्यूशन बनाया और उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उस सारे बीज को उसमें डाल करके मिला देते हैं और उसके बाद में उसे छाया में सुखा देते हैं। बीज उपचार करते समय ये हमेशा ध्यान रखें कि गरम मिक्सर में गरम जो आपने गुड़ का सॉल्यूशन बनाया है उसमें बीज नहीं डालना है। क्यों? वो कल्चर नहीं डालना है, कल्चर और बीज। कल्चर इसलिए नहीं डालना है क्योंकि इसमें जीवाणु होते हैं जो कि जीवित होते हैं। अगर हमने गरम सॉल्यूशन में उस कल्चर को डाल दिया तो वो सारे के सारे जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में गुड़ के घोल में अच्छी तरह से कल्चर को डाल करके ठंडा होने पर और उसको मिला लें और उसके बाद में उसमें बीज डालें और बीज को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में छाया में सुखा लें और उसके बाद बुआई करें। जहाँ तक फंजीसाइड से बीज उपचार करने का सवाल है, किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखो कि क्योंकि जो शुरुआती बीमारी है, जो मृदा जनित बीमारियां हैं या बीज जनित बीमारियां हैं, उनसे हमारी फसल फंजीसाइड से उपचारित करने के बाद में पूर्णतया सुरक्षित रहेगी। अब इसमें एक बात देखने वाली है कि अगर मान लो हमने बीज उपचार नहीं किया, क्योंकि बीज उपचार में आप अगर बात करते हैं मूंग की, मूंग का 4 से 5 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से लगता है, तो उसमें 8 से 10 ग्राम बाविस्टिन लगी और उसको मटके में डाला और हिलाया। 5 मिनट का ही काम है। लेकिन अगर खेत में बीमारी आ गई तो किसान बीमारी आने से पहले कभी भी दवाई नहीं डालेगा और बीमारी आने के बाद में अगर हमें उसमें 10 से 20% नुकसान होगा तभी हम उसमें दवाई का यूज़ करते हैं। तो आप देखें उसमें पूरे खेत में कितनी दवाई लगेगी, कितनी मजदूरी लगेगी, कितना पानी लगेगा। तो बीज उपचार हमेशा करें। अब इसके बाद में आता है उर्वरक। दलहनी फसलों को बहुत ही कम उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टर यानी 4 बीघा के हिसाब से हम इसमें प्रयोग में लाते हैं। नाइट्रोजन की ज़रूरत इसमें शुरुआती दौर में होती है, लेकिन बाद में किसी भी दलहनी फसल को बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसान भाई हमेशा याद रखें कि खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें जड़ों में गांठें होती हैं जो राइजोबियम की गांठें होती हैं और गुलाबी रंग की होती हैं। तो ये गांठों में राइजोबियम होता है और राइजोबियम वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको लेकर के ज़मीन में फिक्स करता है और जो ज़मीन में फिक्स किया उसमें से 60 से 70% खुद के काम में लेता है और 30 से 40% आगे वाली फसल के लिए भी छोड़ता है। अतः खड़ी फसल में इसमें यूरिया का छिड़काव कभी नहीं करना चाहिए। और जो भी फर्टिलाइज़र है उसको हमेशा खूड़ में या लाइन में ही डालने की कोशिश करें और बुआई हमेशा ध्यान रखें कि सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल से की जाए तो वो ज़्यादा ठीक है। अगर हमने छिड़काव किया या तो क्या होगा, क्योंकि 2 लाइनों के बीच में जो भी खाद आपका पड़ा है, जो भी उर्वरक जो पड़ा है वो पौधा नहीं लेता, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ें आपने देखी हैं कि मूसला जड़ें होती हैं, वो सीधी नीचे जाती हैं। तो अगर उर्वरक जड़ों के संपर्क में नहीं आएगा
तो उसको पौधा नहीं ले पाता है। पौधा वही उर्वरक लेगा जो कि उसके जड़ों के संपर्क में आएगा। इस प्रकार से अगर हम मान लो छिड़काव किया है हमने उर्वरक का, तो ये मान के चलिए कि उसमें से आपका 25 से 30% उर्वरक या 35% उर्वरक ही पौधा काम में ले पाता है, और बाकी 65 से 75% जो उर्वरक है वो बेकार में पड़ा रहता है। और वो बेकार ही नहीं गया, आपकी मृदा को भी वो खराब करता है। आपको भी पता है कि जितने भी रसायन हैं, चाहे हमारे बुखार होता है हम गोली लेते हैं, तो बुखार में गोली ने काम किया लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इसी तरह से अगर उर्वरक बीच में पड़ा रहा तो वो मृदा का नुकसान करेगा, वो जो माइक्रोब्स हैं उनका भी नुकसान करता है। इसलिए हमेशा सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल को काम में लेना चाहिए। और उर्वरक डालने के लिए कभी भी बीज के साथ में DAP को नहीं मिलाना है। आप एक बात ध्यान में रखें कि जैसे ही DAP में नमी आएगी तो वो गर्म होती है, और अगर उसके साथ में बीज पड़ा है तो बीज सड़ जाएगा। इसलिए हमेशा सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल में क्या होता है, पहले उर्वरक पड़ता है, उसके बाद में थोड़ी सी लेयर मिट्टी की आती है, और उसके बाद में बीज आता है। और जब नमी आती है DAP में मिलती है तो वो गर्म होती है, लेकिन उसका प्रभाव बीज तक नहीं पड़ता। बीज जर्मिनेट होकर के उसमें से जड़ निकलती है और वो बाद में DAP के कांटेक्ट में आता है, तब तक वो DAP ठंडी हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण की बात हम करते हैं तो दलहनी फसलों में अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया तो पैदावार को बिल्कुल ही शून्य भी कर सकती है, क्योंकि आपको ही पता है कि दलहनी फसलों की शुरुआती बढ़वार कम होती है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण समय पर करना चाहिए। अगर घर में मजदूर उपलब्ध हैं तो दो बार खरपतवार निकालनी चाहिए, एक 20 से 25 दिन पर और दूसरी उससे 20 दिन के बाद में। और अगर मजदूरों की कमी है तो हम पेंडिमिथालिन जर्मिनेशन से पहले, अंकुरण से पहले उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर उसको रो में बात करें तो 2 से 2.5 लीटर पेंडिमिथालिन 1 हेक्टर में उसका बुआई के तुरंत बाद दूसरे दिन उसका छिड़काव कर दें पानी में मिला करके, तो जो शुरुआती खरपतवार हैं उनका ये नियंत्रण करता है। किसान भाई खेत में जाएं तो हमेशा देखें कि उनके पत्तों को देखें कि कहीं बीमारी नहीं है, पत्तों को हिला करके देखें कि कहीं कीड़ा तो नहीं है, ऊपर नीचे देखें कहीं चिपका हुआ तो नहीं है। अगर किसान को पता चलता है कि फसल में बीमारी आई या कोई कीड़े का प्रकोप है तो तुरंत बाज़ार से दवाई लें और दवाई का छिड़काव करें। उसमें हमें यह इंतज़ार नहीं करना है कि नुकसान होने के बाद, क्योंकि अगर फसल ख़राब हो गई तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। तो दवाई कौन सी लेनी है, जो आपको कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके वैज्ञानिक बताएं, दवाई वो ही लेनी है। और दवाई में स्प्रे करते टाइम या छिड़काव करते टाइम ये ध्यान रखें कि सही समय कौन सा है कि जैसे ही बीमारी या कीड़े का प्रकोप हुआ तो उसी टाइम छिड़काव करना है, ये है सही समय। और सही दवा का मतलब जो आपको कृषि विभाग के अधिकारी या सुपरवाइज़र बताएं वो दवाई हमें यूज करनी है। और सही मात्रा का मतलब है जितनी भी रिकमेंडेड डोज है, जितनी भी बताई गई है आपके एरिया में डोज, उसका उपयोग करना है। अगर किसान उससे ज़्यादा लेंगे तो वो उसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट अनाज में आएगा और वो ख़राब रहेगा। और अगर हमने कम मात्रा ली, कई बार किसान सोचते हैं कि अगर थोड़ी दवाई कम है तो दवाई कम डाल देते हैं। अगर किसान भाइयों ने ऐसा किया तो क्या होगा कि वो कीड़े उससे मरेंगे नहीं और उसको खा करके वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। और उसके बाद में अगर हमने दोबारा दोगुनी डोज भी डाली तो भी कीड़ों का नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए हमेशा सही मात्रा का उपयोग करें। फसल की कटाई मैच्योरिटी के ऊपर करें। जब 75 से 80% फलियां पक जाएं तो फसल की कटाई कर लें
और उसको अच्छी तरह से सुखा करके उसको निकाल लें, थ्रेशिंग कर लें। और स्टोर करने से पहले या भंडारण करने से पहले उसको अच्छी तरह से सुखाएं, जिससे कि उसमें जो ब्रूचिड है, घुन का प्रकोप नहीं हो। आपने भी देखा होगा कि इसका दलहनी फसलों का जो ऊपर का कवर है, सीड कोट है या बीज का जो कवर है, वो बहुत ही सख्त होता है। दाने को अच्छी तरह से सुखा के हमने काम में लिया है तो उसमें कीड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। कीड़ा प्रवेश कब करता है कि अगर हमने उसको अच्छी तरह से सुखाया नहीं है या साफ़ नहीं किया है और उसमें नमी रह गई, तो नमी होते ही क्या होता है कि दाने का जो कवच है वो थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा और उस में ब्रूचिड का अटैक होगा, यानी कि घुन का अटैक होगा। तो किसान भाइयों, अंतिम में आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको 4-5 बातों का मोटे मोटे ध्यान रखना है। किसान भाई अच्छी किस्म का और अच्छी वैरायटी का बीज लें, अच्छी क्वालिटी का बीज लें। दूसरा, बीज उपचार हमेशा करें। और तीसरा है कि खरपतवार नियंत्रण सही समय पे करें। और चौथा है कि फसल संरक्षण के उपाय सही समय पर और सही रसायन से और सही मात्रा में करने हैं, जिससे कि आपकी फसल सुरक्षित रहे और उत्पादन में वृद्धि हो। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। आपके सुझाव और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस पत्र लिखना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और चलते चलते बस यही कहेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, बार बार साबुन से धोते रहें हाथ, तभी दे पाएंगे हम कोरोना को मात। अब दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल, जय हलधर।